नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिन भर सुर्खियों में दो खबरें रही। एक तो दिल्ली में, जहां किसान और सरकार के बीच बातचीत आज एक बार फिर से पेच में फंस गया। इसे जिद की पेच कह लीजिए या फिर दोनों तरफ से अड़ जाने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक फरमान, विपक्ष इसे तुगलकी फरमान कह रहा है। जिद वाली सोच के पीछे सियासी लोचा क्या है, ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन बात दो तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कैसे किसान आंदोलन पर मामला फिर अटक गया। आज की दो बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली में किसानों पर सियासी कोहराम। हे राम, बिहार में नीतीश का कैसा फरमान। सोशल मीडिया का मिसयूज जो होगा, जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने की बात आएगी, तो उसकी जांच होगी और जांच में ये चीज अगर प्रमाणित होती है तब इसमें कानून सम्मत कार्रवाई होगी। दिल्ली में किसानों को एफआईआर से क्यों डराया? बिहार में नेताजी पर टिप्पणी पर पहरा बैठाया। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हिम्मत तो गिरफ्तार करें। ऑनलाइन की निंदा तो कसेगा कानूनी फंदा। फरमान वाली सोच के पीछे सियासी लोचा। बात किसानों की सबसे पहले, क्योंकि आज किसानों का मसला एक बार फिर से, कई लोग तो ये कह रहे थे कि आज भी यही उम्मीद थी। बीते दिन ही किसानों ने लगभग साफ कर दिया था कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उन्हें मंजूर नहीं है। अंगद की तरह पैर दोनों ही तरफ से जमा दिया गया है। लेकिन इस पूरी रस्साकशी में जिद का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, देखिए। कोई रास्ता निकला आज की मीटिंग में? नहीं, रास्ता वही है उनका, जो उनका प्रस्ताव था वे उसी पे ही चाहते हैं कि उस पर अगर सहमति हो तो ठीक है, नहीं सहमति है तो भाई आप अपना आंदोलन चलाओ, हम अपनी सरकार चलाओ। तो आप लोग सहमत हैं उस पर? आप लोग अभी कल जाकर हम बात करेंगे अपने, आप संघ बॉर्डर जा रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग करेंगे। रास्ता 3 कानून रद्द करके ही निकलेगा। पर सरकार ने तो कह दिया, प्रस्ताव जो दिया वो सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार कोई राजा थोड़ी है, सरकार राजा नहीं है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता की सरकार होती है। 26 को परेड निकलेगी, ट्रैक्टरों की परेड 100% निकलेगी और ऐतिहासिक निकलेगी। किसान और केंद्र सरकार के बीच आज आखिरी राउंड की बात जहां खत्म हुई, जिस पॉइंट पर किसान और केंद्र सरकार ने 11वें राउंड की मीटिंग को छोड़ा, वहां से अब समाधान का रास्ता निकलना बहुत मुश्किल होगा। शुक्रवार को जब किसान बातचीत की टेबल पर बैठे तो उनके सामने केंद्र सरकार का दिया हुआ एक ऑफर था। ऑफर 18 महीने के लिए कानून को सस्पेंड करने का। लेकिन किसान जब टेबल पर बैठे तो आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया। आज की मीटिंग की 5 बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। बड़ी बात नंबर 2, किसानों के रुख से केंद्र सरकार सख्त हुई। बड़ी बात नंबर 3, किसानों को प्रस्ताव पर पुनर्विचार को कहा। बड़ी बात नंबर 4, अब बातचीत के लिए नई तारीख नहीं। बड़ी बात नंबर 5, सरकार ने अपना आखिरी विकल्प बताया। आज की मीटिंग के बाद 2 बात एकदम साफ है। किसान तीनों कृषि बिल को रद्द कराने पर अड़े हैं, तो अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आखिरी रास्ता 18 महीने के लिए कानून को सस्पेंड करना है। आपको लगता है डेडलॉक कैसे टूटेगा? आपको कैसे लगता है? अरे हम क्या डेडलॉक तोड़ना, हमें तो आंदोलन करना। आंदोलन हम कर रहे हैं बढ़िया।
टूट जाएगा और एक आध महीने में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 26 तारीख को लेकर के ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? वो तो आ ही रहे हैं, तो गांव के लोग आ रहे हैं, आज तो 22 ही है, उसकी रणनीति बना रहे हैं हम। तो ट्रैक्टर परेड होगी 26 जनवरी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ उन्होंने ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 20 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ आगे बैठक कर सकते हैं। ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, नहीं तो फिर देखी। आज किसान अपना मूड बनाकर आए थे तो सरकार भी तैयार थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में आकर साफ कर दिया, जो प्रस्ताव दिया गया वही प्रस्ताव आखिरी है, यानी सरकार किसी कीमत पर तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी। सरकार ने प्रपोजल दी थी वो कल हमने नामंजूर कर दी थी, और जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज उनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है, और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। सिर्फ 15 मिनट बाद ਚੱਲੀ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ। 15 ਮਿੰਟ से बाद ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹੈ यूनियन उसको रद्द कर रही हैं। पहली मीटिंग से लेकर 11वीं मीटिंग तक इसी मुद्दे पर पेंच फंसा रहा, लेकिन अब सरकार ने गेंद किसानों के पाले में डाल दी है, यानी अब फैसला किसानों को करना है। अगर बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा? नंबर 1, किसान संगठन प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे। नंबर 2, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर टकराव बढ़ेगा। नंबर 3, बजट सत्र में संसद में बहुत हंगामा होगा। नंबर 4, किसानों का आंदोलन और बड़ा होगा। नंबर 5, दिल्ली का रास्ता बंद कर सकते हैं किसान। नंबर 6, किसानों को हटाने की कोशिश हुई तो हिंसा। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों और सरकार के बीच वार्ता से हल का रास्ता नहीं निकला। अब दबाव सरकार पर भी है और किसानों पर भी। भले ही बात नहीं बनी हो, लेकिन किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, ये पक्का है। अभी भी बना है, कोशिश चल रहा है, बातचीत तो चल रहा है। वह किसान तो पूरा देश के जो तैयार हो गया, अपना जिला में, अपना राज्य में, दूर दूर में करेगा, और आसपास के राज्य ने दिल्ली आने के लिए तैयार हो गया। इस परिस्थिति में वो रैली तो होगा ही। सरकार अभी लिंक रोड में आने में मना कर रहा है, मगर हमारा किसान इस आंदोलन में आएगा, पीछे हटेगा नहीं, ऐसा स्थिति चल रहा है। ट्रैक्टर परेड 26 को है, लेकिन बातचीत की अगली डेट क्या होगी, ये अब किसानों के फैसले पर निर्भर करेगा। इस बार सरकार की तरफ से किसानों को कोई तारीख नहीं दी गई, बल्कि ये साफ कर दिया गया कि जो प्रस्ताव हमने आपके सामने पिछली मीटिंग में रखा था, अगर आप उस पर सहमत हो तो एक बार फिर विचार कर लीजिए। अगर सहमत हैं तो हम फिर बैठने को तैयार हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब गेंद जो है सरकार ने किसानों के पाले में डाल दी है। अब किसानों को तय करना होगा कि सरकार से अगली तारीख कब तय करनी होगी और कब बातचीत करनी होगी। कैमरामैन अशोक बहनोट के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और ये जो आज बातचीत हुई है, ये 11वें दौर की बातचीत है। सोचिए, 11वें दौर की बातचीत, लगभग 45 घंटे कृषि मंत्री पीयूष गोयल, ये तमाम मंत्री सरकार के नुमाइंदे के तौर पर किसानों से बातचीत करते। कुल 45 घंटे इस बातचीत को अलग अलग 11 दौर की बातचीत में हो गए। आज जब कृषि मंत्री बाहर आए, 13 मिनट की उन्होंने पीसी की, प्रेस को संबोधित किया, जानकारी दी। पहली बार लेकिन मीटिंग के अंदर की उन्होंने बात बताई। सीधा कहा कि समझौता इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि किसानों का दिमाग और समझौते को रोकने के लिए कोई ताकत काम कर रही है। कौन है वो रिमोट कंट्रोल, देखिए। कृषि मंत्री की दलील नंबर 1, आंदोलन के नाम पर कंफ्यूजन फैलाया गया। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने
कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। कृषि मंत्री की दलील नंबर 2, किसान आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी, उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके। कृषि मंत्री तो इधर सरकार और किसानों के बीच अभी भी बातचीत अटकी हुई है, तो उधर नीतीश कुमार बिहार में विरोध करने वालों की आवाज अटका देना चाहते हैं। जी हां, जिसे विपक्ष तुगलकी फरमान कह रहा है। अब अगर किसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी मंत्री से आपने सीधा सवाल पूछा, जेल जाना पड़ सकता है बिहार में। हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? नीतीश कुमार जी को डर किस बात का है? जांच करने के बाद यदि उसमें इस तरह के साक्ष्य आते हैं कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मंत्रियों को आपकी टिप्पणी बुरी लगी तो खैर नहीं, विधायक जी को आपका कमेंट पसंद नहीं आया तो जेल, सांसद जी को आपकी राय अच्छी नहीं लगी तो लॉक के अंदर, कलेक्टर साहब को आपकी बात पर गुस्सा आया तो जेल, कप्तान साहब के काम पर उंगली उठाई तो सलाखों के पीछे। नीतीश कुमार के बिहार में सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा, क्योंकि कमेंट या पोस्ट अगर मंत्रियों को पसंद नहीं आया तो जेल जाना पड़ेगा। नीतीश सरकार की तरफ से जारी किए गए फरमान के 75 शब्दों को बहुत गौर से पढ़ लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं कि व्यक्ति या संगठन द्वारा सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक या अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। ये विधि विरुद्ध एवं कानून के प्रतिकूल है तथा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य के लिए ऐसे व्यक्तियों, समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। आपको ये तस्वीर याद होगी, बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार तिलमिला उठे, गुस्से से लाल हो गए। पहले क्या होता था? हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध,
किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। अब नीतीश राज में सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों का मुंह बंद कराने का फरमान सुना दिया गया। बिहार में सोशल प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना की तो सीधे लॉकअप के पीछे डाल दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, तो मुंह बंद कराने का पूरा प्लान समझिए। आर्थिक अपराध शाखा के एडीजी हसनैन खान का खत में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को ऑर्डर, सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की जानकारी जुटाकर सौंपे। डिटेल के आधार पर साइबर सेल एक्शन लेगा। साइबर कानून के मुताबिक सोशल मीडिया पर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना या फिर अभद्र टिप्पणी करना पहले से ही अपराध है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से जो ये नया पत्र जारी किया गया है, इससे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार को खुद की आलोचना बर्दाश्त नहीं है। ना कोई दलील, ना कोई अपील, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। यानी टिप्पणी अच्छी नहीं लगी तो गिरफ्तारी होगी। अब सवाल है कि जब सरकार की आलोचना करने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी तो बोलेगा कौन। लेकिन जिस आदेश पर बिहार में हंगामा मचा है, उसी ऑर्डर को जारी करने वाले एडीजी की दलील सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी भी तरह का सोशल मीडिया में अगर उसका मिसयूज होता है और किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार के पदाधिकारी हो या माननीय सांसद विधायक हो या और लोग भी हों, क्योंकि इधर पिछले कुछ महीनों में और दिनों में ऐसा देखा जा रहा था कि इस तरह की शिकायतें काफी ज्यादा आ रही हैं और सोशल मीडिया में आपत्तिजनक, भ्रामक और तथ्यहीन चीजें लोगों के अगेंस्ट उनकी डिग्निटी से खिलवाड़ हो रहा था और इस तरह के मामले बहुत जगह किसी की प्रतिष्ठा हनन के लिए भी किए जाते हैं और अशांति भी फैलाई जाती है इन प्रयासों से। तो ये सारे मामले जिसमें सोशल मीडिया का मिसयूज होता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। सोशल मीडिया की टिप्पणी से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, अशांति का खतरा है। इससे निपटने के लिए आवाज को बंद कराना चाहती है नीतीश सरकार। विपक्ष का सीधा आरोप है नीतीश कुमार का ये नया हथकंडा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज किया, पहले सोशल मीडिया पर, फिर मीडिया के कैमरे के सामने। सूबे में अपराध बढ़ा है, सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। लोग अब आरसीपी टैक्स के बारे में बात करते हैं, हमने तो खुल करके ट्वीट किया है। हम आज भी कह रहे हैं, एड़ी के चोटी पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। अगर उनको लगता है, हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हिम्मत तो गिरफ्तार करें। विपक्ष नीतीश सरकार की तुलना तानाशाह से कर रही है, क्योंकि फरमान सुनाया गया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किया गया कोई कमेंट या पोस्ट अच्छा नहीं लगा तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन गुड और बैड तय कौन करेगा? रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब बिहार से ही जुड़ी हुई खबर, लेकिन खबर झारखंड से। लालू प्रसाद यादव जो दरअसल रांची में अपनी सजा काट रहे हैं, उनकी तबीयत आज लालू यादव की फैमिली टेंशन में दिखी। रिम्स में इलाज करा रहे लालू यादव की सेहत अचानक खराब होने की खबर आई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। हमने लालू यादव की सेहत पर तेजस्वी यादव से बात की। लालू यादव की तबीयत अचानक कल रात में खराब हुई, अभी कैसे है आपके पिताजी की तबीयत? देखिए, अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी टेस्ट जो है, जैसा वहाँ के डॉक्टरों ने कहा है, जो टेस्ट कराने हैं वो कराया जा रहा है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी हार्ट पेशेंट भी हैं। किडनी जो है मात्र 25% काम कर रहा है। निमोनिया पाया गया है और सिटी स्कैन के बाद या और बाकी रिपोर्ट्स के बाद ही हम इस पे कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम लोग परिवार के लोग चिंतित थे। कल अचानक से आनन फानन में हम लोगों को पता चला कि इनको जो है सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो रहा है, दम फूल रहा था। तो हम लोग सब लोग परेशान थे, चिंतित थे। हॉस्पिटल में लालू को देखने के लिए तेजस्वी, राबड़ी देवी, तेज प्रताप और मीसा भारती रांची पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक लालू यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर है। 24 घंटे 2 डॉक्टर निगरानी रख रहे हैं। जेल आईजी ने आज तक को बताया कि लालू यादव से
एम्स दिल्ली जाने के बारे में पूछा गया था, लेकिन लालू यादव ने एम्स जाने से मना कर दिया। वहीं राबड़ी देवी और तेज प्रताप ने लालू की सेहत पर क्या कहा, आप सुनिए। डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की हेल्थ की मॉनिटरिंग हो रही है ताकि आगे कोई दिक्कत न आए। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीपीई किट पहन के चोरी, ऐसी चोरी जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, और वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, 20 करोड़ की ये चोरी। पुलिस भी हैरान है। दिल्ली में सबसे बड़ी चोरी, कैसे इस चोरी ने सारे चोरों को पीछे छोड़ दिया। $20 करोड़ की चोरी का सच सुनकर हैरान रह जाएंगे। दिल्ली पुलिस भी कह रही है, ऐसा चोर पहले नहीं देखा। पीपीई किट वाले चोर ने कैसे उड़ाए 20 करोड़ के गहने। दिल्ली की इस चोरी से बॉलीवुड भी पीछे छूट गया। लेकिन कैसे पकड़ा गया अब तक का सबसे शातिर चोर। पीपीई किट पहनकर चोरी। जी हां, दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी शॉप में 20 करोड़ की चोरी हुई। शहर में हलचल मच गया। जब छानबीन पुलिस ने की तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चोर तो पीपीई किट पहनकर आया और सारे गहने ले उड़ा। अब तक आपने बहुत सारी चोरियों के बारे में सुना होगा। ये चोरी न सिर्फ सबसे अलहदा है, बल्कि चोर भी बेहद दिमाग वाला है। यकीन मानिए, इस चोरी के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपने फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन की चोरी देखी होगी। कैसे ऋतिक रोशन स्टैच्यू जैसा पेंट करके हीरा चुराते हैं। लेकिन देश की राजधानी में जो चोर आया है, उसने अब तक का सबसे लेटेस्ट चोरी का तरीका अपनाया है। जी हां, अब तक का सबसे लेटेस्ट। दिल्ली पुलिस भी कह रही है, ऐसी चोरी तो पहली बार देखी है। और चोरी भी छोटी मोटी नहीं, पूरे 20 करोड़ की चोरी है। लेकिन ये चोर पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आपको उस चोर से भी मिलवाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 20 करोड़ की ये चोरी आखिर कैसे हुई। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। एक ज्वेलरी शोरूम है, एक से एक कीमती ज्वेलरी इस शोरूम में है, और आपको पीपीई किट पहने एक शख्स नजर आ रहा होगा। जी हाँ, ज्वेलरी की शॉप में चोर चोरी करने पीपीई किट पहनकर घुसता है। वही पीपीई किट जिसको कोरोना काल में डॉक्टर पहन रहे हैं। और इस चोर ने भी आपदा के इस लिबास को चोरी के अवसर में बदलने का प्लान बनाया। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये ज्वेलरी उठा रहा है। और ये चोरी हो रही है दिल्ली के कालकाजी मार्केट की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में, जिसका नाम है अंजलि ज्वेलर्स। इस चोर ने पूरे 20 करोड़ का सोना और गहने चुराए। ज्वेलरी शोरूम से इस चोर ने सारे महंगे गहने चोरी किए। पीपीई किट में चोर ने दिया सबसे बड़ी चोरी को अंजाम। और इसमें बहुत ही दिमाग से, बहुत ही प्लानिंग के साथ और
हर तरफ से मतलब बिल्कुल इसको फेल सेफ, फूल प्रूफ जिसको कहते हैं, उसको बनाया गया था कि ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा। सबसे खास यहाँ पे जो बात है वो है कि इसमें पीपीई किट का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस भी हैरान हो गई, परेशान हो गई। आखिर ये चोर ज्वेलरी शोरूम के अंदर तक कैसे पहुंचा और उसने 20 करोड़ की चोरी कैसे की? दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरी तरह से हिल गई, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्कुल जहां जहां जरूरत थी किसी चीज का इस्तेमाल करना वहां पे यूज हुआ है। और उसी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे किसी स्क्रू ड्राइवर को चाहते हैं तो अलग अलग किस्म का आप पहले चेक करते हैं, ऐसा नहीं, वो उसने पूरी प्लानिंग करके पूरा एक एक रेकी करके उसने पता किया था कि ये यहाँ पे कौन सा स्क्रू ड्राइवर फिट होगा और कैसा होगा और कहाँ से सीसीटीवी ऑफ किया जाएगा। अंजलि ज्वेलर्स वेस्ट बंगाल की एक बड़ी फर्म है जिसके दिल्ली के अलावा भी कई जगह शोरूम हैं। कालका जी के जिस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर ये शोरूम है वो भवन 4 मंजिला है। शोरूम से 3 दुकान छोड़कर चौथी बिल्डिंग की सीढ़ियां बाहर की ओर से हैं, जिसका दरवाजा खुला रहता है। जिस जगह पे ये दुकान है उसके 2 बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग के ऊपर से वो चढ़ा था और अपने आप को कंसील किया गया था और रात में करीब 5-6 घंटे इसने बिताया और बहुत आराम से, और इसको मालूम था कि कहाँ कहाँ हाई वैल्यू आइटम्स हैं, केवल उस जगह पे किया क्योंकि अकेला था तो उसको कैरी करना भी एक उसके लिए एक समस्या हो सकती थी, इसलिए वो सिर्फ उतना ही लिया। और 20 करोड़ वहाँ पे और भी सामान थी लेकिन उसने वो टच नहीं किया क्योंकि वो छोटे वैल्यू के आइटम्स थे। पुलिस को तो एक पर लग चुका था कि चोर शोरूम के अंदर कैसे दाखिल हुआ। कुछ हद तक ये भी समझ में आ चुका था कि चोर शोरूम से अच्छी तरह वाकिफ था। इसने ऑफ नहीं किया, बहुत जगह इसने ऑफ कर दिया था सीसीटीवी, लेकिन जहाँ पे भी ये इसका दिखा लेकिन चेहरा इसका बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल कवर्ड था टोटल। इसने मास्क भी जो पहना था वो भी कोई दूसरे तरह का मास्क था। लेकिन चुनौती ये थी कि आखिर चोर कौन है। लिहाजा पुलिस ने एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बार बार देखना शुरू किया तो पता चल गया कि चोर शोरूम के अंदर का ही है। वो पुलिस वाले ने बार बार वो जो पीपी किट पहन के भी कोई जो फुटेज बार बार देखा, उसीलिए उसको पहचान गए। पर हम लोग जो नॉर्मल आदमी है वो तो पहचान नहीं सका क्योंकि पीपी किट पहन के बहुत कोई आ सकता है, क्योंकि उसका जो चलना फिरना वो सब उन्होंने नोटिस किया है बार बार करके सीसीटीवी फुटेज पे, पर हमने उतना नहीं देख पाया। जी हाँ, चोर कोई और नहीं बल्कि शोरूम में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला ही शख्स था। इसकी उम्र 25 साल है। इसका नाम शेख नूर है और ये भी पश्चिम बंगाल का ही है। शेख नूर बंगाल भागने की फिराक में था, लेकिन कालकाजी थाने की पूरी पुलिस इसकी तलाश में जुट गई और 24 घंटे के भीतर इसे दिल्ली के करोल बाग से दबोच लिया। दिल्ली से योगेश गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात एक ऐसी किडनैपिंग की जिसकी चर्चा चारों तरफ है। जी हाँ, चोरी के बाद अब बात किडनैपिंग की, गोंडा से लेकर दिल्ली तक। और वो कैसे? दरअसल एक लड़की ने फोन पर एक लड़के से कॉलेज में दोस्ती की, फिर उसे हॉस्टल के बाहर मिलने के लिए बुलाया, फिर 70 लाख की फिरौती आती है और उस 70 लाख फिरौती का पीछा करते करते यूपी के गोंडा से दिल्ली पहुंची है पुलिस। यूपी के एक डॉक्टर का बेटा दिल्ली की लड़की से दोस्ती और 70 लाख की फिरौती। फिर नोएडा में हुआ एक एनकाउंटर। अपहरण की सबसे सनसनीखेज स्टोरी। यकीन मानिए, आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट अपहरण की उस कहानी से पर्दा उठाने जा रही है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे ये तो वाकई चौंकाने वाला है। कहानी शुरू होती है 15 जनवरी को। कॉलेज के एक लड़के गौरव के पास एक लड़की का फोन आता है। वो उससे प्यार भरी बातें करती है और पल भर में दोस्ती कर लेती है। गौरव गोंडा के SCPM पैरामेडिकल कॉलेज में BA-MS की पढ़ाई कर रहा था। पहले फोन लड़की का ही आया था। कब आया था और क्या कैसे बात कर?
मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जो मुझे बहुत पहले से ही जानती है, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। उसने पूछा नहीं कि कहाँ से मेरा नंबर मिला? बोल रही थी किसी मेरे दोस्त ने दिया है, ऐसे वगैरह कुछ बोल रही थी। और खुद को कहाँ से बताती थी, कहाँ से बोल रही है, कौन से इलाके से? बैगपुर से ही बोल रही है ऐसे, मतलब मेरे इलाके से। आप गाँव से ही बोल रही हो ऐसे बात? हाँ। फिर अचानक से जब फोन करके तुम्हें बुलाया तो तुम क्या सोचे? सोचा क्या, मैं कि चलो देखते हैं कौन है, देख लेते हैं शक्ल इसकी। उसके बाद क्या हुआ? जब वहाँ पहुंचे तो कितने लोग थे, क्या हुआ वहाँ पे? कितने लोग थे वहाँ पे? मतलब एक ही लड़की थी, उसके बाद में उसके बाद अचानक से 3 लोग और आ गए। उसके बाद कुछ याद ही नहीं है मुझे। गौरव को फिर से फोन आता है और लड़की कहती है वो उससे मिलना चाहती है। गौरव कैंपस से बाहर आता है, लड़की सामने खड़ी थी। गौरव लड़की से बात करना शुरू करता है, तभी पीछे से 3 लोग आते हैं और उसका अपहरण हो जाता है। गौरव को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है और किडनैप करके गोंडा से सीधे दिल्ली लाया जाता है। गौरव के पिता निखिल हलदल यूपी के बहराइच में अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान पर थे। उनके फोन की घंटी बजती है और फोन पर बताया जाता है उनका लड़का किडनैप हो चुका है, उसको सलामत चाहते हैं तो 70 लाख का इंतजाम कर ले। कहा गया था कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तो हमने पहले तो मजाक समझ लिया, उसके बाद में जब सीरियस लिया तो उसने कहा तेरे गाली भी दे चुके। उसके बाद कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे पास है तो 70 लाख रुपए का बंदोबस्त कर, तो तेरे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। बस इतनी कह के, थोड़ी ज़्यादा नहीं कहा, थोड़ा कह। गौरव के पिता को एकाएक यकीन नहीं होता और कंफर्म करने के लिए बेटे के हॉस्टल में फोन करते हैं। वहां से पता चलता है कि गौरव हॉस्टल में नहीं है। निखिल घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। बेटे के अपहरण की जानकारी देते हैं। गौरव के पिता किडनैपर्स और उनके बेटे की आवाज की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। तो बेटे से बात कराओ, मुझे बेटे से बात कराओ। तो कहता तेरे बेटे से नहीं दे, वो सुन, रिकॉर्डिंग सुना। तो बेटे ने मुझे कह रहा था कि पापा ये लोग बहुत ख़राब है, इसको पैसे दे दो, और ये बहुत ख़राब है, हमको मार देंगे, पुलिस से मत मिलो, ये मुझे मार देंगे, पापा मुझे बचा लो, नहीं बार बार बता रहे थे। तो सब एक बाप के ऊपर क्या बीतता है बताइए। बस यही हुआ। इसके बाद किडनैपर्स एक और धमकी देते हैं। इस धमकी से तो जैसे गौरव के पिता के हाथ पैरों का दम ही निकल जाता है। तेरे बेटे को काट के टुकड़ा करके अगर नहीं देगा तो बोरी में भर के ले जाना। और भद्दी गाली क्या कर दिया तो कहने लगे नहीं है। और बहुत कुछ कहा, उल्टा सीधा, गाड़ियों में घुस जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम सब क्या कहना। पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किडनैपर्स कौन हैं। पुलिस को ना कोई सीसीटीवी मिल रहा था, न कोई चश्मदीद। अब पुलिस उस नंबर की पड़ताल करती है जिससे फिरौती मांगी गई। अब पुलिस ने हाईवे की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। तब पता लगा कि आरोपी दिल्ली के नवादा इलाके में छुपे हुए हैं। गोंडा पुलिस की टीम फौरन दिल्ली के लिए निकल गई और 2 दिनों तक दिल्ली नोएडा के अलग अलग इलाकों में भटकती रही। गौरव को जो अपहृत था उसको इस बात का अंदाजा नहीं लगा था। बाद में उसको इन लोगों ने नशीली इंजेक्शन भी दी थी, वो भी बरामद की गई है। और आगे भी इनको फर्दर, चूंकि इनका प्लान और कुछ समय रखना था जब तक एक्सटॉर्शन का पैसा न मिल जाए, और इन्होंने इंजेक्शन रखा था अपने साथ कि समय समय पे उसको नशे का इंजेक्शन दे सके, जिससे कि उसका रिएक्शन जो है वो पुअर है। जिस तरह से किडनैपर्स की गौरव के पिता से बात हुई, उन्हें लगने लगा कि फिरौती की रकम उन्हें मिलने वाली है और वो गौरव को लेकर लखनऊ की तरफ निकल पड़े। इसी बीच पुलिस को इसके मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत नोएडा एसटीएफ से संपर्क किया और दोनों की संयुक्त टीम ने आरोपियों को यमुना एक्सप्रेसवे के पास घेर लिया और एनकाउंटर कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों का नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह, नितेश और मोहित सिंह है। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक कार, देसी तमंचा, कारतूस और छात्र को बेहोश करने में प्रयोग हुआ नशे का इंजेक्शन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गौरव की दोस्ती
डॉक्टर प्रीति मेहरा नाम की महिला से हुई थी। प्रीति ने गौरव को फोन करके मिलने बुलाया और फिर उसका किडनैप कर लिया। गौरव को फ्लैट में बंद करके रखा गया। उसे नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। लेकिन गोंडा और नोएडा पुलिस ने किडनैपर्स का सारा खेल खत्म कर दिया। लग रहा है पता नहीं कितने वर्षों के बाद मिल रहा हूँ। कहाँ रखे थे तुम्हें? किसी केबिन में बंद करके रखे थे, किसी कमरे में। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का आपने नाम तो सुना होगा, भजन भी उनके सुने होंगे। आज वो दुनिया को अलविदा कह गए। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल भी आज दुनिया से विदा हो गए। नरेंद्र चंचल का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वो 80 साल के थे। नरेंद्र चंचल पिछले 3 महीने से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। नरेंद्र चंचल ने बहुत से भजन और हिंदी फिल्म में गीत गाए थे। उनके गीत के बिना हर दुर्गा पूजा अधूरी होती थी। लेकिन आज नरेंद्र चंचल चले गए और उनकी आवाज अमर हो गई। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।